Now question number 5. Samira spent 90% of her income and donated 3% for socially useful causes. If she is left with rupees 1750 at the end of the month, what was her actual income? अब समीरा नाम की कोई लेडी है जो कि अपना 90% जो है वो स्पेंड कर देती है, मतलब खर्च कर देती है, जो भी कमाती है उसमें 90% खर्च कर देती है, 3% सोशल कॉज के लिए डोनेट कर देती है। अब उसके पास में महीने के एंड पे 1750 रुपीज बचता है, मतलब सेविंग है उसकी, तो उसका मंथली इनकम हमें फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे लेट हर मंथली इनकम भी रुपीज एक्स, जो हमारा ट्रेंड है अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। वही एक ही फॉर्मूला है, हर सम में वही फॉर्मूला यूज करना है हमें। नाउ लेट समीरा's monthly income be rupees x। हमारे पास फॉर्मूला है अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। एक ही फॉर्मूला है, अर्निंग जितना किए उसमें से जो भी खर्च हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू सेविंग। जो पैसे हमें महीने के आखिरी में मिल रहे हैं या बच रहे हैं उसको सेविंग कहेंगे। अर्निंग एक्स है, एक्सपेंडिचर दो जगह पे एक्सपेंड कर रही है 90%, एक तो खर्च कर दे रही है वो, दूसरा डोनेशन कर रही है सोशल कॉज के लिए 3%, और उसके पास बच रहा है 1750 रुपीज। नाउ अर्निंग एक्स है माइनस एक्सपेंडिचर, अब देखते हैं अपन 90% ऑफ एक्स, 90 अपॉन 100x प्लस 3 अपॉन 100x। ये 3 अपॉन 100x किसके लिए है? डोनेटेड टू सोशल कॉज 3%, सो 3 अपॉन, परसेंटेज में हम कभी वैल्यू नहीं निकाल सकते तो परसेंटेज को हमको हटाना है, इसीलिए परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ता, और इनटू एक्स इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि उसकी जो अर्निंग है उसका 3% डोनेट कर रही है वो, इसलिए 3 अपॉन 100x। 90% खर्च कर दे रही है किसका? जो उसका अर्निंग है, इसलिए 90 अपॉन 100x, एंड दैट इज इक्वल टू सेविंग कर रही है वो 1750। ये समझे बच्चों? ओके, नाउ सॉल्व करेंगे इसको। x माइनस 100, 90 प्लस 3 93x इज इक्वल टू 1750। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 100x माइनस 93x, 100 इंटू एक्स 100x माइनस 93 इंटू 1 93x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1750। 100x माइनस 93x 7x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1750। नाउ x इज इक्वल टू 7x यही रखना है, इज इक्वल टू 100 इंटू 1750। x इज इक्वल टू 100 इंटू 1750 डिवाइड बाय 7। 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 5 जा 7, तो 1750 7 से कैंसिल करना है, अगर कैंसिल करना आता है तो ठीक है, नहीं तो डिवाइड कर देना। Therefore x इज इक्वल टू 250 इंटू 100, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 1 जा 25, 1 2 3 0, मतलब उसकी जो मंथली इनकम जो हमने x लिया था तो वो है 25,000 रुपए पर मंथ, वो 25,000 अर्न कर रही है। Therefore हम लिखेंगे क्वेश्चन में जो पूछा है व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम। Therefore Samira's actual income
is ₹25,000। इनकम टैक्स के बारे में है। अभी इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स इज पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट। मतलब जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे हम देते हैं अभी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। एन एसएससी, एसएससी किसको कहेंगे? एक पर्सन जो इनकम टैक्स देने के लायक हो, जो इनकम टैक्स देता है, उसको हम कहेंगे एसएससी। जिसकी इनकम ज्यादा है और वो इनकम टैक्स दे रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स भर रहा है वो, तो उसको हम कहेंगे एसएससी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, द पीरियड ऑफ 1 year ड्यूरिंग विच द टैक्सेबल इनकम हैज बीन अर्न्ड इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। जो साल में हम कमाई कर रहे हैं, तो पीरियड कौन सा रहेगा? वो पीरियड रहेगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर हम इस साल में हम अर्न कर रहे हैं मनी, ये 2025 है, तो कौन से डेट से कौन से डेट तक गिना जाएगा, उसको हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर। तो कौन सा डेट है वो? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल का, उसको हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर, जहां हमारी अर्निंग हो रही है। ठीक है, अर्निंग वाले ईयर को फाइनेंशियल ईयर कहेंगे अपन। नेक्स्ट है असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर जो साल में हमने कमाई की है उसके जो नेक्स्ट ईयर रहेगा, जैसे अब यहाँ पर हम कह रहे 31 मार्च तक जो भी हमारी कमाई हुई है वो फाइनेंशियल ईयर है। 31 मार्च के बाद का समय जो है उसको हम क्या कहेंगे? असेसमेंट ईयर। मतलब उस साल में हम इनकम टैक्स पे करेंगे। जो भी हमने 1 अप्रैल टू 31 मार्च कमाया है, 31 मार्च के बाद का जो समय है उसमें हम टैक्स को पे करेंगे, 1 साल के बाद पे करेंगे। जो साल हम कमा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर कहेंगे, उसके बाद का जो पीरियड है उसको हम असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कैलकुलेशन करेंगे कि हमने कितना कमाया है और हमें टैक्स देना है कि नहीं देना, उसको हम कहेंगे असेसमेंट ईयर। नाउ फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर। अगर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 है तो असेसमेंट ईयर 2017-18 हो जाएगा, 1 साल के बाद में। 16-17 को अगर हम कमा रहे हैं 16 से 17 तक, तो 17-18 हमारा असेसमेंट ईयर है। 17-18 अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो 18-19 असेसमेंट ईयर हो जाएगा। मतलब जो भी साल की कमाई है वो नेक्स्ट ईयर काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर क्या होता है, जो अभी सबके पास है, तुमको पता है। Every taxpayer gets a unique 10-digit alphanumeric number from the income tax department that is called as permanent account number। जो भी इनकम टैक्स भरता है उसके लिए एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक, मतलब अल्फा का मतलब होता है अल्फाबेट और न्यूमरिक का मतलब होता है नंबर। अल्फाबेट भी रहेंगे उसमें, नंबर भी रहेगा, सरकार उस पर्सन को देगी जो वो पर्सन टैक्स भर रहा है, उसको हम कहेंगे पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। इट इज बाइंडिंग टू राइट पैन नंबर ऑन द चालान यूज्ड फॉर पेइंग आवर इनकम टैक्स टू आईटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड अदर ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। तो बार बार हमें पैन, बैंक में भी हमें पैन मांगा जाता है। तो जो भी इनकम टैक्स भर रहा है या इनकम टैक्स रिटर्न मांग रहा है तो उसको पैन नंबर कंपलसरी है और वो लेना ही है। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स जो है हम कैसे, कहाँ से भर सकते हैं, हमको इनकम कहाँ से मिल सकती है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो यहाँ से हम इनकम, एक पर्सन इनकम कहाँ से लेके आएगा, कहाँ से कमाएगा? सैलरी से आ सकती है उसकी इनकम, कुछ बिजनेस है वहां से इनकम आ सकती है, कुछ प्रॉपर्टी है लीज पे दिए है, रेंट पे दिए हैं, सेलिंग हुई है, वहां से वो इनकम कमा सकता है। तो इस तरीके से इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब इनकम टैक्स पेएबल बाय सैलरीड एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, कौन इनकम टैक्स देने के काबिल और किस प्रकार से रहेगा?
तो क्या करेंगे कि जो भी उसका अर्निंग है, अर्निंग माइनस उसने किस किस पर अपना पैसा जो है लगाया है, तो किस पे लगाया है? जनरल प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट डिपार्टमेंट फॉर 5 years, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्यूशन फीस फॉर 2 children, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, हाउसिंग लोन, प्रिंसिपल, म्यूचुअल। मतलब जो भी इनकम वो कमा रहा है और जो भी इन्वेस्टमेंट इनमें कर रहा है उसको डिडक्शन करेंगे अपन, और फिर हम निकालेंगे टैक्सेबल है कि नहीं, वो इनकम जो आ रही है वो टैक्सेबल है कि नहीं, जो कमा रहा है और जो वो इन सब में इन्वेस्ट कर रहा है, चिल्ड्रंस के एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, प्रोविडेंट फंड पे खर्च कर रहा है, तो ये सारा डिडक्शन करके उसके पास जो बचेगा वो इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है, ये फिर पता करेंगे। Now every year the rules for computing income tax are changed. हर साल इनकम टैक्स का रूल जो है चेंज होता है और हमको बताया जाता है। अभी लेटेस्ट में इनकम टैक्स का बताया गया है कि 12 लाख तक तुमको निल है, इनकम टैक्स जो है वो निल है। तो हर साल चेंज होते रहता है गवर्नमेंट के हिसाब से। ना अभी हमारा जो बुक का जो सिस्टम है उसके हिसाब से हमको क्या दिया है, टैक्सेबल इनकम स्लैब्स दिया है। 2.5 लाख तक अगर किसी पर्सन की इनकम है तो इनकम टैक्स उसको निल लगेगा, 2.5 लाख तक उसको कुछ भी रुपए नहीं लगेगा। एजुकेशन चेस निल, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन चेस निल। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% लगेगा, 2% एजुकेशन चेस को लगेगा, 1% हाई। ये एजुकेशन चेस क्या है? एजुकेशन चेस का मतलब होता है कि हमारे देशों में तुम देखो जेडपी की स्कूल है, गवर्नमेंट की स्कूल है, तो उनको सैलरी कहाँ से जा रही है? टीचरों को सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी कहाँ से मिलती है? तो हम जो टैक्स भर रहे हैं उसमें 2% हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं कि भाई हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा होना चाहिए। गरीब भी बच्चे हैं पर उनका भी भविष्य जो है फ्री एजुकेशन उनको मिलना चाहिए, इसलिए एजुकेशन चेस के लिए हर पर्सन जो है 2% अपना कमाई का 2% दे रहा है और हायर एजुकेशन चेस के लिए 1% दे रहा है। तो इस तरीके से टीचरों की जो सैलरी है गवर्नमेंट विभागों में, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो ये सारी सैलरी जो है इनसे ही निकलती है। नेक्स्ट है 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर इनकम है इसकी तो टैक्स 12,500 प्लस 20% उसको लगने वाला है। एजुकेशन चेस के लिए 2% लगने वाला है, हायर एजुकेशन चेस के लिए 1%। 10 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो 1,12,500 ये तो फिक्स्ड है, प्लस 30% उसका टैक्सेबल इनकम लगने वाला है। एजुकेशन चेस के लिए 2% है, हायर एजुकेशन चेस के लिए 1% है। अब अगर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब होता है 60 साल के ऊपर वाले, 60 से ऊपर 80 के नीचे, बिटवीन 60 to 80 ईयर्स के बीच में अगर कोई सिटीजन है तो उनको हम कहेंगे सीनियर सिटीजन। तो उनके लिए स्पेशल एक प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? 3 लाख तक अगर उनका इनकम है तो टैक्स उनको निल है, कुछ भी टैक्स उनको नहीं देना है। 3 से 5 लाख के बीच में है तो 5% देना है, 2% एजुकेशन चेस, 1% सेकेंडरी हायर एजुकेशन चेस। 5 से 10 लाख के बीच में है 10,000, मतलब एक स्लैब दिया है उनके लिए। उसके बाद में सुपर सीनियर सिटीजन्स है, मतलब 80 ईयर्स के ऊपर वाले जो है उनको सुपर सीनियर सिटीजन्स कहा गया है। उनके लिए भी कुछ खास प्रोविजन है, 5 लाख तक उनका निल है, ठीक है। उसके बाद में कुछ कुछ लग रहा है। नाउ ऑब्जर्व 6.2 पे आ जाओ। 6.2 ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो, चेक एंड डिसाइड whether the individuals have to pay income tax। पहली है मिस निकिता, 27 ईयर्स की है, टैक्सेबल इनकम 2,34,000 है, तो क्या उसको इनकम टैक्स लगेगा? नहीं, क्योंकि 2.5 लाख तक इनकम टैक्स निल है। तो हम लिखेंगे लास्ट कॉलम में, हम क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। मिसेस कुलकर्णी 36 ईयर्स की है,
3,27,000 उसका इनकम है, तो उसको इनकम टैक्स लगेगा। यस, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर है उसका। यस लिखेंगे। मिस मेहता 44 ईयर्स की है, 5,82,000 उसकी इनकम है, लगेगा इनकम। यस। मिस्टर बजाज 64 ईयर्स के, मतलब सीनियर सिटीजन है वो, तो 8,40,000 उनकी टैक्सेबल इनकम है, तो क्या उनको इनकम टैक्स लगेगा? यस। मिस्टर डिसिल्वा 81 ईयर्स के हैं, 4,50,000 मतलब सुपर सीनियर सिटीजन है, तो 4,50,000 उनकी इनकम है, तो क्या उनको टैक्स लगेगा? नो, क्योंकि 5 लाख तक सुपर सीनियर सिटीजन को नील है, तो इनको नहीं लगेगा। समझो बच्चों ये? ओके, लिख लो ये। Now question number 2. Mr. Kartar Singh years works in a private company. His monthly income after deduction of allowance is rupees 42,000 and every month he contributes rupees 3,000 to GPF. He has also brought rupees 15,000 worth of NSC National Savings Certificate and donated rupees 12,000 to PM's Relief Fund. कंप्यूट हिज इनकम टैक्स। पॉज कर दो, यही करना है, फिर मैम को करना है। मिस्टर करतार सिंह, ये बता दी ना मैंने, क्वेश्चन पढ़ के पढ़ ली ना मैंने। ओके। मिस्टर करतार सिंह मंथली इनकम 42,000 है, मतलब एक महीने की कमाई जो है 42,000 है, तो साल भर कितना कमा रहा है वो? तो 42,000 इंटू 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 42,000 इंटू 12 करें हमने 5,04,000 रुपीज, ये इसकी ईयरली इनकम है। कुछ पैसे वो इन्वेस्ट कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है, कहाँ पर? कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में खर्च कर रहा है। मंथली 3,000 रुपए पर मंथ वो दे रहा है, तो साल भर में कितना दे रहा है? 3,000 इंटू 12, 36,000 वो दे रहा है। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, खरीद रहा है वो 15,000 रुपए की, मतलब साल में एक बार ही खरीदा उसने, हर महीने में एक नहीं खरीद रहा है, साल में एक ही बार खरीदा, तो हमने 15,000 डायरेक्ट लिया। नाउ डोनेशन टू पीएम फंड, मतलब प्राइम मिनिस्टर फंड को कितना डोनेशन करा? 12,000 रुपीज ने डोनेट कर दिया। अब इसका इनकम टैक्स कितना बनने वाला है? तो हमको ये पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो हम करेंगे और जो हमारे पास सेविंग बचेगा उस पे ही टैक्स लगने वाला है, तो वही बेसिक पे हम शुरू करते हैं अभी। टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू, टैक्सेबल इनकम कितना रहेगा? इसका ये अर्निंग है 5,04,000 माइनस खर्च कितना कर रहा है? 36,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000, 36,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000, ये उसका टैक्सेबल इनकम होने वाला है। 5,04,000 माइनस, तीनों को भी ऐड करेंगे, 36,000, 15,000, 12,000, 0 0 6 प्लस 7 13, 3 4 5 6, 63,000 ये खर्च कर दे रहा है ना। दोनों को माइनस करेंगे, 5,04,000 माइनस 63,000, टैक्सेबल इनकम मिलेगा 0 0 1 10 माइनस 6 4 4, मतलब 4,41,000 रुपीज ये उसका टैक्सेबल इनकम है। तो क्या उसको टैक्स लगेगा? हाँ, क्योंकि वो कितने साल का है करतार सिंह? 48 इयर्स का, सीनियर सिटीजन में नहीं आया वो। तो 2.5 लाख के ऊपर का अगर इनकम है तो उसको टैक्स लगने वाला है। अब टैक्स कितना लगेगा? टैक्स हमारे कॉलम के हिसाब से लगेगा, टेबल 1 के हिसाब से। सो इनकम टैक्स
इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000। मतलब ये जो इनकम है इसका, ये जो भी टैक्सेबल इनकम है उसको 2.5 लाख से हम माइनस करेंगे, क्योंकि 2.5 लाख तक नील है। तो हम लिखेंगे इनकम टैक्स इज इक्वल टू 4,41,000 माइनस 2,50,000। 2.5 लाख तक तो इनकम टैक्स नील है, इसलिए 2.5 लाख हमने माइनस करे इनटू 5/100। ये 5/100 ये क्या है? 5/100 ये हमारा क्या है? 5%। यस, हमारा जो स्लैब दिया है, एक टेबल दिया है, उसमें हमको दिया है 5%। मतलब टैक्स कितना भरना है? 5%। 5% टैक्स भरना है। जो भी उसका इनकम है माइनस 2,50,000 इंटू 5/100, 5% उसको टैक्स देना। अब दोनों को माइनस करेंगे, 4,41,000 माइनस 2,50,000 1,91,000 इंटू 5/100। सॉल्व करेंगे, 120 गया, 5 0 0, 5 1 5, 5 9 45, 5 1 5 9, 9,550 रुपए ये उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, प्लस एजुकेशन चेस 2%, प्लस हायर एजुकेशन चेस 1%। ये समझे यहाँ तक? पॉज कर दो। नो, इनकम टैक्स 9550 है, एजुकेशन चेस जो है वो 2% है। किसका? इनकम टैक्स का, 9550 का। सो 2/100 इंटू 9550, 0 0 कैंसल, 2 इंटू 955/10, 5 to the 10, 5 to the 10, 11, 1910 डिवाइड बाय 10, 0 0 कैंसल, 191 रुपीज उसको एजुकेशन चेस के लिए देना। हायर एजुकेशन चेस 1% है। हायर एजुकेशन चेस 1% ऑफ किसका लेना है? 9550 का, 9550। सो 1/100 इंटू 9550, एक जीरो कटा, एक नंबर का एक पॉइंट आया, मतलब 95.5 रुपीज ये 1% एजुकेशन चेस, हायर एजुकेशन चेस उसको देना है। तो टोटल इनकम टैक्स उसको कितना देना पड़ेगा? टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल टू 9550 प्लस 191 प्लस 95.50, टोटल आ रहा है ये 9836.50 रुपीज। आखिरी में एक सेंटेंस हम लिखेंगे, देयरफॉर मिस्टर करतार सिंह has to pay income tax of rupees 9836.50।